हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैम एक छोटी सी बात हमारे बच्चों से करना चाहती है। वो ये है कि बच्चों, आप लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सबके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। कोई चाहता है मैम हम IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कहते हैं मैम हमें एम्स जाना है, कोई NDA, कोई नेवी की फॉर्म्स में जा रहा है। तो बेटा कैल्विन आपको ये सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये ध्यान रख रहे हैं हम आपके कि हमारे बच्चों को उतना ही कंसेप्ट एजुकेशन मिले, वो भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, भी पूरा पूरा कंटेंट लेके चल रहे। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 11th निकल चुके हैं, हमारे पास 1 साल है जिसमें हमें अपनी 12th भी करनी है, 11th को भी कवर अप करना है, प्लस अपने सपनों की तैयारी भी करनी है। उड़ान भरनी है हमें, तो उस उड़ान के लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पर एक छोटी सी बात मेरे बच्चों, कि इस समय अगर आप इनरोल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मजेदार न्यूज है। वो ये है कि चल रहा है डिस्काउंट ऑफर। तो ये ऑफर आपकी जेब के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो लेट ना करें, जल्दी इनरोल करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज मैम फिर आई हैं आपके लिए आपके नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो को लेकर। करेंगे इस चैप्टर को भी 1 शॉट में कंप्लीट, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ, सारे कंसेप्ट को क्लियर करके। सो करें स्टार्ट। हाँ भाई, करें स्टार्ट। तो देखो बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, दिख रहा है मैम यहाँ पे नेम। चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई थिंक ये आपकी यूनिट रिप्रोडक्शन का, आई थिंक नहीं, आपकी यूनिट रिप्रोडक्शन का ये लास्ट चैप्टर है। तो फाइनली हम इस यूनिट के लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं। वी हैव टू डिस्कस 3 चैप्टर्स लेटर। ओके, सो देखो बच्चों, यहाँ पे मैम ने दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर का नाम है। तो मतलब इस चैप्टर में हमें डील ये करनी है कि भाई एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे होता है, क्या जरूरत है हेल्थ अचीव करने की, हेल्थ अचीव कैसे कैसे किए जा सकते हैं, क्या क्या मेथड इसको अपनाए जा सकते हैं। तो ये सब चीज बेटा इस चैप्टर में हम करने वाले हैं डिस्कस। तो सबसे पहले देखो मैम ने एक पिक्चर लगाई आपके लिए, बच्चों के लिए। चाइल्ड बाय चॉइस बट नॉट चांस। जैसे कि भाई जो कपल्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रंस को अपनी चॉइस से बियर करें, नॉट बाय चांस बियर करें। तो इसके लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हम पढ़ेंगे कि इसके लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ अवेलेबल है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसको बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी कहा जाता है, जिनको यूज किया जाता है ताकि क्या हो सके भाई, बर्थ कंट्रोल हो सके। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, होता क्या है हेल्थ का मतलब? सो अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है बेटा WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग एक वो पर्सन हेल्दी कहलाता है मेरे बच्चों। WHO के अकॉर्डिंग एक वो पर्सन हेल्दी है जो फिजिकली फिट है, जो मेंटली फिट है मेरे बच्चों, जो सोशली फिट है और जो इमोशनली फिट है। तो अकॉर्डिंग टू WHO द पर्सन इज हेल्दी इफ इट इज फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट एंड इमोशनली फिट। अगर आप इन चारों कदमों पर खरे उतरते हैं तब हम अपन को कहेंगे क्या, कि हम हैं हेल्दी। और एक हेल्दी इंडिविजुअल ही रिप्रोडक्टिव हेल्थी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थी इंडिविजुअल बेटा वो इंडिविजुअल जो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो, जिसे कोई स्ट्रेस ना हो, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, कुछ नहीं हो, उसी पर्सन को आप क्या बोलोगे, हेल्दी। मान लो यार पढ़ मेरे सामने रहे हो, वीडियो देख के पढ़ रहे हो, पर ख्यालों में किसी और के खोए हुए हो, तो बेटा यू आर नॉट अ मेंटली फिट। आप उस समय वहां प्रेजेंट नहीं हो, आप मेंटली फिट नहीं हो, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी होने के लिए हमारा फिजिकली फिट होना जरूरी है, मेंटली फिट होना जरूरी है, सोशली भाई सोशल गैदरिंग होनी चाहिए हमारी, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए हमारा, हमको झेलना आना चाहिए, सोसाइटी को कैसे टॉलरेट करना ये भी आना चाहिए, और इमोशनली कंट्रोल होना चाहिए हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस पर हमारा। तो ऐसे ही इंडिविजुअल को हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल। और ये इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए भी रेडी हो, तो रिप्रोडक्टिव एज अगर उसकी है तो उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल कहते हैं। सो करते हैं स्टार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो देखिएगा, अब इंडिया वह अपना देश है, बात क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहले हम तो इंडिया की ही बात करेंगे, और इंडिया ही पहली वो कंट्री है मेरे बच्चों जिसने एक टर्म यूज की थी, वो है फैमिली प्लानिंग। पहली कंट्री, देश, दुनिया की पहली ऐसी कंट्री जिसने क्या शुरुआत की थी बेटा जी, फैमिली प्लानिंग की। तो इंडिया ही वो कंट्री है जिसने सबसे पहले यूज किया था फैमिली प्लानिंग नाम की चीज इन द ईयर ऑफ 1957। बच्चों, हमारे इंडिपेंडेंस के सिर्फ और सिर्फ 4 साल बाद हमने अपनी फैमिली प्लानिंग नाम की योजना शुरू की थी, क्योंकि बेटा जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन काफ़ी कम थी,
पर 2000 आते आते पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली ग्रो की थी। हमने शुरुआत तो की फैमिली प्लानिंग की, पर इसको हम फॉलो नहीं कर पाए। इसीलिए आज इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री है भाई पॉपुलेशन के मामले में, तो चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग। तो बेटा फैमिली प्लानिंग नाम की चीज़ जो है वो सबसे पहले शुरुआत की थी इंडिया ने, इसीलिए क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके कि भाई फैमिली को प्लान करना चाहिए, प्लानिंग के बाद ही प्रेगनेंसी या चाइल्ड बियर वाला प्रोसेस होना चाहिए। तो इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग एंड इट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ 1951 मेरे बच्चों। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द जर्नल हेल्थ। एक जर्नल हेल्थ का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पर कुछ लोग जो होते हैं ना इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बातें करने से आज भी शर्माते हैं। आज भी लोग क्या होते हैं मोस्टली इसी चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को नहीं चाहते कि वो इस चीज़ को डिस्कस करें। चलिए, तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा जो कि इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते। आज भी लोग होते हैं जो सेक्सुअल बातों को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, प्रेगनेंसी को या पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में भी डिस्कस करना पसंद नहीं करते। पर बेटा ये कैंपेनिंग चलाई गई पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कि भाई ऐसे लोगों को भी हमें अवेयर करवाना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है बेटा। Improved program covering a wide reproductive related areas are currently in the operation under the popular name reproductive and child health care। ये शुरू किया गया जो कि फैमिली प्लानिंग से कहीं बेहतर प्रोग्राम है। हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग वन and marriage and childbearing during more mature stages of life are important attribute to the reproductive health of our society। अगर हमें अपनी सोसाइटी को भाई रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाना है तो क्या करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है यंग वंस की। अगर वो हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा तो उसको पता होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग जो है वो कब होना चाहिए, मैच्योर स्टेज में। मैच्योर स्टेज क्या होती है बेटा, एक फीमेल की आफ्टर 20 ईयर्स के बाद ही उसकी मैच्योर स्टेज होती है चाइल्ड बियर की। अगर उससे पहले होती है तो बेटा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। और फीटस भी ज़रूरी नहीं है कि वो कम्प्लीटली क्योर हो सकता है फीटस में कोई ना कोई कमी भी हो जाती है। तो मैच्योर स्टेज अगर है, अगर इंडिविजुअल हेल्दी है, एजुकेटेड है, तो ही आप अपनी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देन थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, भाई ऑडियो विजुअल की वजह से और प्रिंट मीडिया की मदद से हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स को पाया भी है। इवन फैमिली मेंबर क्लोज रिलेशन आर इन्वॉल्व इन दी अवेयरनेस। फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे को आजकल अवेयर करते हैं, पेरेंट्स भी अवेयर करते हैं बेटा। सेक्स एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन स्कूल टू प्रोवाइड अवेयरनेस। देखो बेटा आपको पता होगा क्लास 8 से या 7 से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर शुरू हो जाते हैं। क्यों किए गए हैं ये, क्यों ये एडोलेसेंस स्टेज वाले इंडिविजुअल्स को किए जा रहे हैं बेटा, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। काफ़ी सारे स्कूल वाले क्या करते हैं इस चीज़ को नहीं करवाते भाई, मतलब कि इस चैप्टर को करवाते ही नहीं है स्कूल में, बेटा ये गलत है। ये सेक्सुअल एजुकेशन भी बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक नॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि अवेयरनेस होगी उनको इस बात में, तो फिर वो कभी भी कोई रॉन्ग पाथवे अपनाएंगे नहीं इस चीज़ को। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है और क्यूरियोसिटी के लिए वो रॉन्ग पाथवे अपनाता है फिर। इसीलिए ये एजुकेशन की गई ताकि जो स्टूडेंट है, जो वो बच्चा है, जो एडोलेसेंट चाइल्ड है, वो इस चीज़ के बारे में करेक्ट एंड प्रिस्क्राइब्ड या कह सकते हो आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जान सके। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कि भाई क्या होते हैं, एडोलेसेंट एंड रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं। भाई बॉडी में एडोलेसेंट एज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, रैपिड चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स को रिमूव करना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में समझाया गया, एसटीडी जिसमें सबसे मोस्ट कॉमनली एड्स के बारे में बताया गया। पहले ऐसा था बेटा कि जो एड्स के लोग होते थे ना, उनसे लोग समझते थे कि भाई तो छुआछूत की बीमारी है, मतलब उनसे लोग दूर भागते थे, उनके साथ बहुत ही अलग तरीके का बिहेवियर शो करते थे। तो वैसे ही वो पेशेंट बेटा एड्स से पीड़ित है। और आपको अगर बताया जाए तो बेटा एड्स, हेपेटाइटिस बी और एक है हमारी जेनेटिकल हर्ब्स, ये 3 बीमारियां बेटा, 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी हैं जो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, मतलब जिसको प्रॉपरली ठीक आज भी नहीं किया जा सकता। तो बेटा ऐसे इंडिविजुअल जिसको एड्स है, एक तो बेटा वो पहले ही कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, दूसरा उसके साथ अगर आप सोसाइटी में ऐसा बिहेवियर शो करते हो तो बेटा उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि फिर सुसाइड के रास्ते पर चले जाते हैं और ऐसा हुआ भी।
तो इसी के लिए हम लोगों ने एड्स कंपेनियन लॉन्च की हमारी गवर्नमेंट ने, कि लोगों को एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि भाई एड्स है क्या, होता किस चीज़ से है, ऐसे नहीं होगा, एड्स किस तरीके से होता है, कैसे नहीं होता। तो ये सारी कंपेनियन चलाई गई बेटा, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो फिर एक छोटा सा प्रोसेस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, जिसका नाम क्या है, अमीनो सेंटेंसेस। अमीनो सेंटेंसेस क्या है बेटा, कि वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फीटस के अंदर, जब भाई फीटस है तो उसके अंदर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, इसका हम पता लगाया जा सकता है। ये बहुत सारे उसमें से भी कभी कभी क्या होता है भाई, अगर पेरेंट्स के अंदर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो उसके बच्चे के अंदर आ सकते हैं। तो भाई बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है जिसका नाम क्या है, अमीनो सेंटेंसेस, जिसके थ्रू फीटस के अंदर होने वाले किसी भी एबिलिटीज को चेक किया जा सकता है। इवन ये भी देख सकते हैं कि भाई बच्चे की आइज है या नहीं है, मतलब कि इंडिविजुअल को साइट है या नहीं है, वो दिखेगा नहीं दिखेगा, कि उसे डाउन सिंड्रोम या कोई और हीमोफीलिया जैसे सब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी है तो उसको ट्रीट भी किया जा सकता है बेटा उसी फीटल स्टेज पर। तो इसीलिए ये मेथड यूज़ किया गया। पर बेटा इस मेथड का ना भयंकर यूज़ हुआ भाई, जहाँ जितने इसके एडवांटेज हैं लोगों ने इसका डिसएडवांटेज भी किया। क्या किया लोगों ने, इस मेथड के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन करना शुरू कर दिया, जिससे फीमेल फीटिसाइड हुआ, भाई लड़की पता लगी तो मार दिया गया उसको। तो इसीलिए हमारी सरकार ने इस पर बैन भी लगाया, पर कंप्लीटली बैन नहीं है बेटा। अमीनो सेंटेंसेस के ऊपर बैन कब तक है, आप अगर उसे सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हो तो वो बैन है, अदरवाइज बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, किसी और चीज़ के लिए इस पर बैन नहीं लगाया गया। So amino synthesis, it is a technique used to find the chromosomal abnormalities in developing embryo by using amniotic fluid. It is also misused to check the fetus sex determination based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. तो इस चीज़ को बैन किया गया, पर completely बैन नहीं है बेटा इस पे। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी तो हुआ है, पॉपुलेशन कोई भाई भारत के अंदर खुद देख लो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हुई है। इसके लिए इस कंटेंट से बेटा हमें ना डेटा याद रखना है, थोड़ा डेटा से रहा। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, अगर हम 2001 के सेंसस की बात करें, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया वाज अराउंड 1.7, मतलब इंडिया के अंदर 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, मतलब 1000 में से 17 थे। एंड एट दिस रेट द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी डबल इन 33 ईयर्स। और ये किया गया कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी आज से 33 साल में, 33 ईयर्स में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, जो कंट्रोल करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को, इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब बेटा अगर ऐसे डबल होने लगी, ट्रिपल होने लगी, तो बेटा कहाँ जाएंगे, इधर भी तो उतनी है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे होगा, कैसे इतना कंपटीशन झेलेंगे। आज इतना कंपटीशन है यार, नहीं मैं आगे सोचो उतने लोगों तो कितना कंपटीशन होगा। तो बेटा इसके लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड पर्टेनिंग ओनली स्मॉलर फैमिली। एक किया था इंडिया ने, बहुत ही फेमस, आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो वाली कंपेनियन चलाई थी, ठीक है। और भी स्टेप्स लिए गए थे, फिर रेजिंग दी मैरिजेबल एज 18 फॉर द फीमेल एंड 21 फॉर दी मेल्स, कि भाई लड़कियों के लिए मैरिज एज जो है वो 18 होनी चाहिए और बॉयज़ के लिए 21 होनी चाहिए। ये भी इसीलिए किया गया ताकि कंट्रोल हो सके, क्योंकि 15 से 35 एज ग्रुप के लोग जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं। जितने ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है उतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है। देखो बेटा, अगर हमारे यहाँ डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगा, बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगा। डेथ रेट कम, डेथ हो रही है तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा पैदा हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं तो वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग जो हैं वही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेजरली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाना चाहिए। इंसेंसिटिव्स गिवन टू द कपल्स विद स्मॉलर फैमिलीज, तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाने लगे। द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आर ग्रुप्ड इनटू अ फॉलोइंग कैटेगरीज। आगे बात करेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, इससे पहले एक दो चीज़ और देख लो जरा यहाँ पर। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, भाई लोगों की लाइफ की क्वालिटी अच्छे करने के लिए, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज और बेटर लिविंग कंडीशन के लिए इस एक्सप्लोजन को हमें रोकना पड़ेगा। रैपिड डिक्लाइन, क्यों हुआ ये एक्सप्लोजन? क्योंकि लगातार डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट। भाई हम लोग एजुकेटेड हो गए, हम लोगों ने अपनी अपनी नई नई टेक्निक्स यूज़ करनी शुरू कर दी, जिससे अब हमारे पास बहुत बेहतर तरीके हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज, जिससे हम लोगों ने MMR मदर मोर्टालिटी रेट को बहुत कम कर दिया। ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब बेटा पहले क्या होता था, मोस्टली
आज से बहुत समय पहले की बात है, जब मतलब कि आमतौर पर बच्चे जो होते थे वो घर में होते थे, तो उस केस में ना मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता था कि चाइल्ड बर्थ के बाद ना फीमेल मर जाती थी, क्योंकि हमारे पास इतने एक्सपेक्ट नहीं थे, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम नहीं पता लगा सकते थे भाई कैसी क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें जिसकी वजह से डेथ हो गई। तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन के थ्रू मोस्टली केसेस में फीमेल या उसका फीटस डाई कर जाता था। पर आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो हम इस चीज़ को हमने काफ़ी कम किया, और इसने किस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट किया भाई, पॉपुलेशन बढ़ाने, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कॉन्ट्रीब्यूट किया। MMR ने IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जब कोई बच्चा 1 साल से पहले मर जाता है तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अलॉन्ग विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स के लोगों का बढ़ना भी मेन रीजन है। अब क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं कि हम इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, कैसे इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तरीका है यूज करना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसको आप बर्थ कंट्रोल मेथड भी कहते हैं, ये यूज करने से पॉपुलेशन काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। ठीक है। फिर एजुकेटिंग पीपल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, की भाई बड़ी फैमिली होती है तो भाई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, तो लोगों को ये भाई उनको गाइड करो, उनको समझाओ कि लार्ज फैमिली के क्या क्या डिसमेरिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो स्मॉलर फैमिली प्रेफर करेंगे लोग। फिर इंक्रीज द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल एंड द मेल, भाई और एज बढ़ाओ, फीमेल की 21 कर दूँ। फिर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द पेरेंट हैविंग 1 or 2 चिल्ड्रन, मतलब उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए कि वो 1 या 2 बच्चे ही रखें, इससे ज्यादा ना हो, मोर देन 2 नहीं हो कभी। अब आगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिनकी सबसे ज्यादा बात की जा रही थी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या बर्थ कंट्रोल मेथड, वो मेथड है जो प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रखते हैं चालू, और अनवांटेड प्रेगनेंसी जो नहीं चाहते। अब देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी कौन सी होती है, हम ये अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या होता है, तो देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो एक कपल नहीं चाहता। मान लीजिए भाई कपल के 2 बच्चे वो और नहीं चाहते, पर वो मदर प्रेग्नेंट हो जाए तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है। कोई रेप विक्टिम है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो बेटा वो उसकी अनवांटेड प्रेगनेंसीज है। या किसी भी वजह से अगर मान लीजिए अगर ये फीटस रहा तो मदर की हेल्थ पे या फीटस की हेल्थ पे कोई फर्क पड़ रहा, तो बेटा वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है। तो उन अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए जो मेथड अपनाए जाते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स। अच्छा बेटा, एक होता है वर्ड कंसीव, एक होता है कॉन्ट्रासेप्ट। कंसीवेशन भी बोलते हैं हमसे बेटा, कंसीव मतलब होता है प्रेग्नेंट होना, और कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है इस अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल करना बाय यूजिंग मेथड्स और टेक्निक्स। अब भाई कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सारे होते हैं, पर कॉन्ट्रासेप्टिव की कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भाई कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें। तो एक आइडियल मतलब भाई हमारे जैसा आइडियल है, आइडियल, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी की वो फ्रेंडली होना चाहिए, भाई यूजर फ्रेंडली, जो यूज कर रहा है उसके फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो यूज कर रहा है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल, भाई हर जगह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदने के लिए भाई 2 या 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा हो या दूसरे देश जाना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईजिली अवेलेबल एट द चीप रेट, इफेक्टिव होना चाहिए। अब भाई यूज इफेक्टिव तो होना चाहिए ना, यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि बर्थ कंट्रोल हो सके। अगर ना करे तो बेकार है वो कॉन्ट्रासेप्टिव में, तो मतलब इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, अगर हो सकता है तो रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब प्रोसेस को कोई साइड इफेक्ट या फिर मिनिमम साइड इफेक्ट हो। बेटा ऐसा होता है कि कुछ भाई अगर आप यूज करते हो कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स वगैरह तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो आ जाते हैं, इसलिए नो साइड इफेक्ट या मिनिमम साइड इफेक्ट होने चाहिए, कम से कम साइड इफेक्ट होना चाहिए बेटा। फिर नो वे इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट, विद सेक्सुअल डिजायरमेंट के लिए सेक्सुअल एक्ट के समय इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ईजिली यूजेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो सॉरी, अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हमने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नेचुरल, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं, पढ़ेंगे कौन कौन से आते हैं। बैरियर मेथड, आईयूडीज मेथड, जिसको हम कहते हैं इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसको आप केमिकल मेथड भी बोलते हो मेरे बच्चों,
और बैरियर को फिजिकल मेथड भी बोलते हैं। फिर इंजेक्टेबल मेथड, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, इन सब की बात करेंगे और सर्जिकल मेथड। तो देखो यही चीज़ आपको दिखाई गई है कि इसमें भाई क्या क्या है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया गया है। मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दो प्रकार के हैं बेसिकली, नेचुरल मेथड्स और है आर्टिफिशियल मेथड, जो कि हमने प्रोवाइड किए। नेचुरल मेथड में वही आता है आपका सबसे सिंपल मेथड, एक आता है पीरियोडिक एब्सिडेंस, क्वाइटस इंटरप्रोड्यूस और लैक्टेशनल एमोनोरिया। इन तीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। फिर आर्टिफिशियल मेथड में बहुत सारे हैं। बैरियर मेथड है जो कि यूज ऑफ कॉन्डम्स वगैरह होता है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए डायफ्राम, वॉल्स या सर्वाइकल कैप्स वगैरह होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसमें कि मेडिसिन खाती है फीमेल। आईयूसीडी मेथड होता है जिसमें लूप वगैरह ये होता है, नॉन मेडिएटेड आईयूसीडी, लिपेटस लूप लगाया जाता है फीमेल बॉडी में, या कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स याद रखने पेपर में आएंगे। फिर इसमें इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल्स होते हैं। इम्प्लांट मतलब कि बेटा यहाँ पे ना कुछ आपके कुछ मेटल डिवाइसेस होते हैं, उनको यू शेप में या अम्ब्रेला शेप में उनको स्किन के अंडर जो है वो क्या किया जाता है बेटा, अटैच कर दिया जाता है, जिससे ये क्या करते हैं, इम्प्लांट्स हो जाते हैं। तो ये अवॉइड करते हैं स्पर्म को पहले ही डिजनरेट कर देते हैं ये। और इंजेक्टेबल्स का मतलब होता है इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में कॉन्ट्रासेप्टिव ऐड करना। फिर सर्जिकल मेथड जो कि परमानेंट मेथड भी कहलाता है, वेसेक्टॉमी इन द केस ऑफ द मेल्स एंड ट्यूबेक्टॉमी इन द केस ऑफ द फीमेल। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है कि क्या क्या है। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है अपना नेचुरल मेथड। क्या बेटा, नेचुरल मेथड। कि भाई नेचुरल मेथड क्या क्या है हमारे पास। ये क्या हुआ है, सबसे पहले नेचुरल मेथड्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि नेचुरल मेथड कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। तो नेचुरल मेथड ये वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड द स्पर्म मीटिंग। मतलब कि इनका क्या है, नेचुरल मेथड, इनको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, रिथम मेथड भी इनको कहा जाता है। मैं लिख देती हूँ इनको, ट्रेडिशनल मेथड या रिदम मेथड भी कहते हैं। तो बेटा इन मेथड्स का सिर्फ ये काम है कि अवॉइड करें चांस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम विद स्पर्म। ये सिर्फ अवॉइडिंग के लिए होता है। इसमें पहला मेथड आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। देखो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस ये आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग, उसको पता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हमने पढ़ा हुआ है कि 14th डे होता है जब क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जो होता है वो 14th डे पे होता है एक फीमेल बॉडी में। हाँ, तो फीमेल बॉडी में क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे। तो बेटा जहाँ पर जितने भी भाई एजुकेटेड लोग हैं उनको पता होता है कि बेटा कि फीमेल की बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर डे पर मेंस्ट्रुएशन होती है, और वो जो ओवा होती है वो एक दिन के लिए सर्वाइव करती है, एक दिन के लिए, सिंगल डे के लिए वो सर्वाइव करती है। फिर अगर नहीं आती तो वो फॉल ऑफ कर जाती है, और एंडोमेट्रियम भी फॉल ऑफ कर जाती है। तो बेटा दो यहाँ पे क्या है, एक सबसे नेचुरल तरीका है, एक नेचुरल कॉन्डम के तरीके से नेचुरल मेथड है ये, जिसमें क्या करते हैं, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि अवॉइड करना सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना एट द डेज ऑफ 10 to 17th ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 10 दिन से 17 दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना, क्योंकि इसी समय मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो इनको अवॉइड करना, इस मेथड को कहते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। द कपल अवॉइड द क्वाइटस ऑफ from 10 to 17th of the menstruation cycle as the chance of the fertilization are very high during this period. दूसरा है withdrawal या coitus interruptus। बेटा इस वाले मेथड के ना बहुत ज़्यादा फेलियर है, तो मतलब कि चलता नहीं है मेथड ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है कि मेल की जो पैनिस होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, जो पैनिस है बेटा, तो मेल क्या करे, इंसेमिनेशन से जस्ट पहले पैनिस का रिमूवल कर ले फीमेल वजाइना से। तो यहाँ पे क्या मेल पार्टनर विड्रॉ पैनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर एजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। कि भाई वो क्या करे, जब एजैकुलेशन होने वाला, जब स्पर्म का प्रोडक्शन होने वाला, बॉडी से बाहर आने वाला, जस्ट उससे पहले ही मेल पार्टनर क्या करे, वजाइना से पैनिस को रिमूव कर दे। तो इस मेथड को हम कहते हैं विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्रेटस। पर बेटा इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, फेलियर्स बहुत हैं इसके, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि भाई उसी टाइम पे हुआ हो। फिर है लैक्टेशनल अमोनोरिया। देखो बेटा वर्ड है लैक्टेशनल रिलेटेड टू द मिल्क सिक्रेशन, और ए मतलब एब्सेंट, मेनोरिया मतलब मेरे बच्चों मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो
तो जब लैक्टेशन पीरियड होता है ना बेटा फीमेल का, जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करती है, लैक्टेशन पीरियड करती है, अपने बेटे अपने इन्फेंट को फीड करती है अपने मिल्क से, तो उस समय फीमेल बॉडी के अंदर से बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा उस समय फीमेल बॉडी के अंदर क्या रिलीज होता है? हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि लैक्टेशन को प्रमोट करते हैं और आपके गोनाड्स को आपके जो FSH है LHS है इनको क्या करते हैं? इनको सप्रेस करते हैं, इनको रोकते हैं। तो लैक्टेशन पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती और ये पीरियड होता है मोस्टली 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, मतलब 6 महीने के बाद डिलीवरी के फीमेल्स की इरेगुलेशन रहती है या फिर उनके पीरियड्स नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर अ पार्सुरेशन ड्यू टू द इंटेंस मिल्क फीडिंग हो रही है बेटा यहाँ पर। नो ओव्यूलेशन होता है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या है? नील है। जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ही नहीं है यहाँ पर। तो ये भी एक तरह का नेचुरल बैरियर मेथड हो सकता है इसके लिए, ठीक है बेटा। और क्यों होता है? क्योंकि प्रोलैक्टिन रिलीज होता है ना बेटा, इसलिए। चलिए फिर है आपका बैरियर मेथड, मतलब कि अब आपकी आर्टिफिशियल मेथड शुरू होगा, जिसमें पहला मेथड है बैरियर मेथड। ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। बैरियर मतलब किसी की मदद से हम ओवम को और स्पर्म को कांटेक्ट में नहीं आने दे रहे हैं, हम उनके कांटेक्ट को रोक रहे हैं। इसमें आते हैं कॉन्डम्स, जो कि यूज बाय द मेल्स एंड द फीमेल्स दोनों होते हैं, जो कि रबर के लैक्टेज शीट के बने होते हैं, जो कि पेनिस पे या वजाइना पे कवरिंग देते हैं, सर्विस ऑफ द फीमेल पे भी देते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं एसटीडीज को। अभी कॉन्डम्स वाला इतना बढ़िया क्यों है? क्योंकि कॉन्डम्स वाले मेथड से एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी क्या हो जाती है मेरे बच्चों? प्रिवेंट होती है। पर जो बाकी है जैसे कि डायफ्राम है, वेल्स हैं और जो सर्वाइकल कैप्स है बेटा, ये सारे के साथ देखो नाम रहा है ना सर्वाइकल कैप, ना सर्विक्स पे कैप, तो ये सारे मेथड जो हैं ये बर्थ कंट्रोल करते हैं। ये सारे के सारे मेथड क्या करते हैं बेटा? बर्थ कंट्रोल करते हैं। ये बर्थ कंट्रोल करने वाले सारे मेथड है, पर ये एसटीडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एसटीडी को सिर्फ कंट्रोल कर पाता है बाय यूजिंग द कॉन्डम, क्योंकि कॉन्डम जो है वो वजाइना पे कवरिंग हो गया। वजाइना पे जब कवरिंग है तो उसके अंदर स्पर्म ही नहीं गया, और जो मेल फ्लूइड होता है सीमेन, वो फीमेल वजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो एसटीडी नहीं होगी। पर यहाँ पर तो बेटा वजाइना तो एक्सपोज है। इन केसेस में क्या होता है? वजाइना एक्सपोज रहता है। वजाइना एक्सपोज है, इसका मतलब वजाइनल फ्लूइड और सीमन फ्लूइड दोनों के दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आ गए हैं तो फिर बेटा वो एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो बेटा ये कुछ आपको पिक्चर दिखाइए। कॉन्डम है फॉर द फीमेल, जिसको यूज करती है फीमेल वजाइनल ओपनिंग पे। ये मेल वाला है, ठीक है, पेनिस पे ओपनिंग होती है, पेनिस पे जो यूज होता है। फिर डायफ्राम दिखा दिया आपको भाई। सर्वाइकल कैप, वर्ल्स आर द बैरियर मेथड, रबर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोइटस के समय फीमेल यूज करती है इसे। अब देखो ये रहा, इसके अलावा कुछ केमिकल में देखो ये रहा, स्पर्मिडियल क्रीम, जेलीज या फोम्स भी बेटा यूज होती हैं बैरियर्स में, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिविटी को बढ़ाती है। मतलब पर इनको ना कभी आप अकेले यूज नहीं कर सकते, इनको आपको कॉन्डम्स के थ्रू ही यूज करना पड़ता है। अब एडवांटेज क्या है बैरियर मेथड का? देखो तो सबसे पहले डिस्पोजेबल है, यूज किया खत्म। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, कोई भी इसको अपने आप ही इंसर्ट कर सकता है। दे आर रीयूजेबल हो सके हैं ये। प्रिवेंट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। और कॉन्डम तो एसटीडी को भी प्रिवेंट कर रहा है, तो वो भी उसका एक बड़ा बहुत ही अच्छा एडवांटेज है बिल्कुल है। फिर है आईयूडी, इंट्रा यूटराइन डिवाइस है बेटा, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। अब देखिए इसमें क्या है, इट इज इंसर्टेड बाय द डॉक्टर। सबसे पहली बात तो भाई ऐसा नहीं है कि लाओ भाई आईयूडी लाए हम इंसर्ट करते, नहीं कर सकते भाई, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, नर्स बुलानी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स चाहिए बेटा फीमेल यूट्रस में वजाइना को इंसर्ट करने के लिए। आईयूसीडी अब 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है नॉन मेडिएटेड आईयूसीडी। नॉन मेडिएटेड मतलब इसमें इसका सिर्फ काम है इन्फ्लुएंस ऑफ स्पर्म करना। क्या करना? प्रोलैक्शन भी लिख सकते हो आप इसे, जिसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ स्पर्म, मतलब कि स्पर्म को लाओ
लपेटो और मार दो। साफ करता हूँ मैं दोस्त साथ, हाँ भाई वो आ रहा है, दुश्मन है, कपड़ा लेकर आते हैं, लपेटते हो, उसे कूट डालते हो, तो यही काम करती है यहाँ पर ये स्पर्म। जैसे आती है उसको इन्फ्लुएंस करो और इन्फ्लुएंस करके उसको मार डालो। तो यही काम होता है बेटा आईओडीज का। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी का यही काम होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, लाइपेस या लूप। लूप का ये लूप में घेर लेते हैं फिर से मार देते हैं। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी क्यों बोल रहे हैं? देखो बेटा ये काम तो कर ही रहा है, ये इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्पर्म तो कर रहा है, स्पर्म को पकड़ के मार रहा है, धो रहा है, पर साथ में क्या करता है, ये यहाँ से कॉपर आयंस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है बेटा? ये रिलीज करता है कॉपर आयन। और जो कॉपर आयन जब रिलीज होते हैं तो वो अफेक्ट करते हैं मोटिलिटी ऑफ दिस स्पर्म पे। अब जब स्पर्म ही नहीं चल पाएगा तो काहेगा फर्टिलाइजेशन। क्या करता है ये अफेक्ट करता है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटिलिटी को ये अफेक्ट करता है। ठीक है बेटा। तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी, मतलब ये आईयूसीडी की तरह तो काम करेगा, साथ में हार्मोन रिलीज करेगा। अच्छा इसके एग्जांपल CUT, CU7 ये तो याद ही रहेंगे, और है मल्टीलोड 375। फिर हार्मोन रिलीजिंग में आता है प्रोगेस्टेरॉन एंड LNG-20। अब ये हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं बेटा? तो ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? एक तो सबसे पहली बात ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करते हैं, और अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा तो स्पर्म की एंट्री नहीं होगी अंदर से। क्या करते हैं ये? सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करते हैं ये। ठीक है बेटा। जिस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है। और दूसरी चीज ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम को अनस्टेबल बनाते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन। यूट्रस के इम्प्लांटेशन के लायक नहीं छोड़ते हैं, इम्प्लांटेशन को अवॉइड करवा देते हैं। ठीक है बेटा, दो काम करवाते। तो ये लिखा हुआ आईयूसीडी इंक्रीज दी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब ये फैगोसाइटोसिस का मतलब इन्फ्लेशन ऑफ द स्पर्म। यूट्रस में कॉपर रिड्यूस करता है मोटिलिटी एंड द फर्टिलिटी ऑफ द स्पर्म। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी क्या करता है? यूट्रस को अनसुटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए। एंड द सर्विक हॉस्टाइल करता है स्पर्म को, मतलब सर्वाइकल म्यूकस को थिकर कर दिया, जैसे अंदर स्पर्म आ ही नहीं पा रही है। It is ideal for the female who want to delay the pregnancy and the spacing between the two children। बड़ा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। आईयूसीडी मेथड ही इंडिया में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यूज़ करती हैं अगर उनको चाइल्ड नहीं चाहिए या दो बच्चों के बीच में गैप के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया मेथड होता है, दो बच्चों के गैप के लिए बहुत ही सही मेथड ये है। ठीक है बेटा। फिर ओरल पिल्स, केमिकल मेथड आ गया। ओरल पिल्स में क्या करते हैं भाई, हम फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोगेस्टेरॉन उसको दे देते हैं, या अब आपको पता है प्रोगेस्टेरॉन रहेगा तो एंडोमेट्रियम रहेगी, और जब तक प्रोगेस्टेरॉन रहेगा तो यहाँ पर ओव्यूलेशन नहीं होगा, इवोल्यूशन डिले हो जाता है। तो यहाँ पर फीमेल को यूज़ करनी पड़ती हैं ऐसी स्टेरॉइड मेडिसिन खाती है। आप फीमेल्स यहाँ से बहुत सारी स्टेरॉइड मेडिसिन खाती है, स्टेरॉइड ओरल पिल्स लेती है, और ये लेनी पड़ती है एट एवरी 21 डेज ऑफ मेंसुरेशन साइकिल। मेंसुरेशन साइकिल के हर 21 दिन में लेनी पड़ती है। मतलब मान लीजिए आपने मेंसुरेशन फेज 3rd डे से शुरू की मेडिसिन लेनी, तो आपको लगातार 30 दिन से, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, 18, 19, 20, 21 दिन तक लगातार लेनी पड़ेगी। ठीक है, लगातार आपको ये क्या करना पड़ेगा बेटा, कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, नॉन स्टेरॉइड करते हैं। और फिर 21 दिन के बाद जो बाकी समय बचता है, बाकी जो 6-7 दिन जो बचते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, कौन कौन से ऐसे दिन बचे, तो वो 2 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, और आगे के जो दिन बचे हैं, मान लो आपने 24वें दिन तक लिया है तो 25, 26, 27, 28, 4 दिन ही हो गए, 2 दिन हो गए, 6 दिन जो ये बचे हैं बेटा, इन 6 दिनों में आयरन की टैबलेट्स लेने पड़ते हैं जो कि फॉल ऑफ करवाती है एंडोमेट्रियम को। तो एंडोमेट्रियम फॉल ऑफ हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं फॉल्स ब्लीडिंग। तो इस मेथड में क्या होती है बेटा, फॉल्स ब्लीडिंग होती है, मतलब कि अपने आप नहीं हुई, हमने करवाई है अपने हिसाब से इसकी ब्लीडिंग। ठीक है बेटा, फॉल्स ब्लीडिंग करवाते हैं। तो इसमें क्या दिया जाता है, या तो प्रोगेस्टेरॉन दिया जाता है या प्रोगेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन देते हैं फीमेल्स को टैबलेट्स की फॉर्म में। ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को भी कम करता है, क्वालिटी करता है चेंज सर्वाइकल म्यूकस की, और रिटार्ड करता है एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है बेटा।
अब बेटा एक मेथड, एक छोटा सा नोट दिया हुआ है यहाँ पर मैंने आपको, वो देखो नोट क्या कह रहा है। ये नोट कह रहा है कि मान लीजिए भाई अगर कोई रेप विक्टिम है बेटा, ठीक है, अगर कोई रेप विक्टिम है तो उनकी बॉडी के में हमें क्या करना पड़ता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स डालने होते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे बेटा ये प्रोगेस्टेरॉन या प्रोगेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है और ये 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटस से पहले पहले बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि मीटिंग ऑफ स्पर्म ना हो सके ओवम के साथ, ठीक है बेटा। और इसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, याद रखना ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, पेपर में आ सकता है। फिर नेक्स्ट मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड, जिसको हम परमानेंट मेथड भी कह सकते हैं। परमानेंट मेथड क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इस मेथड के रिवर्सिबिलिटी के चांसेस निल हैं, है ही नहीं, ना के बराबर है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, चाइल्ड कंट्रोल करेगा, पर इसका रिवर्सिबल निल के बराबर है इसके चांसेस। दिस इज अ मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि इसमें स्टेरिलाइजेशन करवाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है। सर्जरी में अब ये मेथड मेल और फीमेल दोनों केसेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मेल के केस में वैसेक्टॉमी के नाम से जाता है, फीमेल के केस में ट्यूबेक्टॉमी के नाम से। देखो मेल केस में हम क्या करते हैं, मेल की जो ये है जिसका नाम क्या है बेटा, वेस्ट डिफेंस है जो मेल की, ये हम क्या करते हैं, इस वेस्ट डिफेंस के कुछ पार्ट को कट करके रिमूव करके दोनों पार्ट को टाई कर देते हैं, जिससे यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म जो है वो आगे पेनिस से यहाँ से रिमूव नहीं होती। पेनिस से स्पर्म जो है वो क्या होता है बेटा, रिमूव नहीं होती। और हमने मेल की वैसिक डिफेंस को रिमूव किया है, टाई किया, इसलिए इसका नाम है वैसेक्टॉमी। सिमिलरली फीमेल में भी यूज होता है ये। इसमें हम क्या करते हैं, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, उसके पार्ट को रिमूव करते हैं और टाई कर देते हैं, जिससे फीमेल का जो ओवा है वो यहाँ एंट्री नहीं करता है और स्पर्म भी नहीं आ सकती यहाँ पे। तो इसीलिए इसे मेथड को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, क्योंकि फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को हमने रिमूव किया है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आप इनको जोड़ना चाहते हैं दोबारा, तो बेटा बहुत ही रेयर चांसेस है, लेस देन 1% चांसेस हैं कि बेटा ये यहाँ पर ज्वाइन हो जाए, दोबारा से रिवर्सिबल हो जाए। इसके चांसेस बहुत 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 कम है, ठीक है बेटा। इट इज़ यूज एज अ टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ये कौन से कपल्स यूज करवाते हैं मेथड, जिनको आगे कभी कभी कोई प्रेगनेंसी चाहिए नहीं, जिनको आगे कोई बच्चा ही नहीं चाहिए, अगर उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो फिर वो मेथड अपना लेते हैं, सर्जिकल मेथड, ठीक है बेटा। Here, vasectomy is a surgical method in males. Small part of vest defense is removed or tied up through a small incision, scrotum to prevent release this sperm. तो इससे sperm release नहीं होगी, तो क्या बेटा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना भी बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फीमेल की फेलोपियन टिप को कट किया तो क्या फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे रुक जाएगी? नहीं बेटा, एंडोमेट्रियम तो फिर भी फॉल ऑफ होगी, बंद तो रही है, पास तो नहीं हो रही, बंद तो रही है, होगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ट्यूबेक्टॉमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स, जिसमें स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। इस टेक्निक की काफी इफेक्टिव है, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी वेरी पुअर। रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है इन मेथड्स की, ठीक है। चलो बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स यूज बाय द फीमेल हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय, क्या काम करती हैं ओरल पिल्स? किल कर देती हैं ओवा को या स्पर्म को, या प्रिवेंट करती है स्पर्म का फॉर्मेशन, बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवम? तो हम कहेंगे प्रिवेंटिंग करती हैं स्पर्म का, स्पर्म को आने से रोकती हैं, ओव्यूलेशन को डिक्रीज करती हैं। मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या लेते हैं? तो बेटा उसमें होता है प्रोगेस्टेरॉन या प्रोगेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द फिगर गिवन शोइंग इन द पर्टिकुलर? तो फीमेल का दिखाया है, ट्यूबेक्टॉमी दिखाएंगे हम। नॉन मेडिएटेड IUCD, नॉन मेडिएटेड है बेटा, जो कि सिर्फ क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म करेगी। क्या LNG20 है? नहीं, आप कहेंगे मैम ये हार्मोन रिलीजिंग है, कॉपर्टी ये कॉपर रिलीजिंग है, प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन रिलीजिंग है, तो ये हो गई हमारी लाइपेस लूप नॉन मेडिएटेड IUD। चलो अब साइड इफेक्ट, भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपना रहे हो, बिल्कुल अपना रहे हो, हमने कहा था कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर मिनिमम साइड इफेक्ट्स तो होते हैं ना। अब वो मिनिमम साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर।
भाई डॉक्टर की कंसल्टेशन में करना चाहिए काम, ऐसे नहीं चल भाई आज हम अपने आप नहीं, डॉक्टर की कंसल्टेशन में बेटा। दे हैव इल इफेक्ट लाइक नॉशिया, हो सकता है बेटा नॉशिया हो जाए इससे, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है बेटा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ब्रेक थ्रू, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है बेटा, एंडोमेट्रियम कंप्लीटली थिक नहीं हो पाती या ब्लीडिंग रुक जाती है, या इवन ब्रेस्ट कैंसर तक इस मेथड से हो सकता है। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूज बाय द कंसल्टेशन ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड और द एक्सपर्ट डॉक्टर। ठीक है बेटा। फिर है MTP, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस अबॉर्शन। अब इंड्यूस अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फीटस बिफोर फुल्ली ग्रो, भाई पूरा ग्रो होने से पहले उस फीटस को रिमूव कर देना सर्जरी के द्वारा, वॉलंटरी रिमूव कर देना कहलाता है MTP या इंड्यूस अबॉर्शन। क्यों करवाते हैं? ऐसा नहीं कि भाई कोई भी MTP करवा सकता है बेटा, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। MTP क्यों करवा सकते हैं? अगर मान लो भाई अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी, अगर मदर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फीटस की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मदर की ग्रोथ नहीं हो रही है, मदर को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, रेगुलेटरी हो जाएगी, या जो फीटस है उसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाएगी, उसे कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, तो उन केसेस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस अबॉर्शन हो सकता है। देखो वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, वॉलंटरी टर्मिनेशन करना प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म, उसको हम MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या मेरे बच्चों इंड्यूस अबॉर्शन भी कहा जाता है। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन को तो डिक्रीज करता है क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो नहीं चाहिए उनको अवॉइड कर रहा है ये, तो इससे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता है, काफ़ी हद तक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो यहाँ से रुकती है, कंट्रोल में आती है, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को ये कंट्रोल करता है। अब इंडिया के अंदर देखो क्या दिखाया गया है, कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स हैं यहाँ पर। MTP इज लीगलाइज इन 1971, इंडिया ने MTP को लीगल कर दिया 1971 में, उससे पहले MTP लीगल नहीं था। With some restriction to prevent the misuse of such discrimination and illegal female feticide, भाई फीमेल फिटिसाइड ना हो, फीमेल को कोई ना मार दे सेक्स डिटर्मिनेशन करके, तो कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। क्या? MTP is used to get rid of unwanted pregnancy due to unprotected intercourse or the failure of contraceptive used during coitus or rapes। भाई मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया था पर फिर भी प्रिवेंट नहीं हो पाया, तो उस केस में इंड्यूस अबॉर्शन हो सकता है, मतलब MTP अपना सकते हो, या रेप्स विक्टिम्स जो हैं वो अपना सकती है MTP। When pregnancy continuation could be harmful or even fatal to the mother or the fetus, भाई वो हार्मफुल है या मदर या बच्चे की जान जा सकती है, तो उस केस में आप MTP यूज कर सकते हो। फिर MTPs आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीनों के लिए ये सेफ है। अगर पहले 3 महीने होते तो बेटा आपको किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए, खाली मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन से आप कर सकते हैं। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब बेटा 12 वीक्स, 12 हफ्ते नॉट महीने, और सेकेंड ट्राइमेस्टर तक है मतलब कि अप टू 24 वीक्स, तो अगर बेटा प्रेगनेंसी 24 वीक से कम है और 12 वीक से ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए, मतलब 2 डॉक्टर के साइन चाहिए भाई, क्योंकि बेटा इस केसेस में चांसेस ज़्यादा रिस्कियर हो जाते हैं, रिस्क आ जाता है इस केस में कि भाई हो सकता है कि वो फीमेल भी सर्वाइव ना करे। ठीक है, तो इसलिए ये सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पर सेकेंड ट्राइमेस्टर के समय ये रिस्की हो जाती है। फिर आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको हम STDs कहते हैं। डिजीज या इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वर्नल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब बीमारी किसी से भी हो, पर अगर वो स्प्रेड हो रहा है, उसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो रहा है, तो उसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वर्नल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कुछ कॉमन STDs के नाम देखो दिखाएंगे, गोनोरिया, साइफिस, ये बैक्टीरिया से होते हैं। जेनेटिकल हर्ब्स जो कि कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, क्लेमाइडिस, जेनेटिकल वॉर्ट्स वायरस से होने वाली,
ट्राइकोडायनेमिस, हेपेटाइटिस बी एंड दी एड्स, वायरस से होने वाली जो HIV से कॉज होता है। Hepatitis B, HIV is also transmitted by the sharing of injection needles, surgical instrument with infected person या transfusion of blood from infected mother to the fetus। मतलब मैं ये बता दें कि इसमें जो HIV है और जो हेपेटाइटिस बी है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं, वो अगर मदर का, देखो बेटा प्लेजेंटा जो होता है ना वो एक बैरियर का काम करता है, बताना ठीक है बेटा। प्लेजेंटा जो होता है जो बच्चे को फीड कर रहा है वो ना यहाँ पर बैरियर का काम भी करता है। बैरियर किस चीज़ का बैरियर बेटा? वो इन्फेक्शन से बैरियर करता है, मतलब वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन फीटस के अंदर ना आए, इस चीज़ की जिम्मेदारी रखता है प्लेजेंटा। पर HIV वाला जो वायरस है वो नहीं रोक पाता। तो अगर एक मदर प्रेग्नेंट है और उसे अगर एड्स है तो बेटा मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि उसके फीटस में वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। और ये डिजीज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, अगर आपने किसी एक ऐसे पेशेंट का ब्लड ले लिया जिसको HIV है या हेपेटाइटिस बी है तो बेटा उसके भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है, कुछ इन तरीक़ों से भी हो सकती है। या इन्फेक्टेड नीडल, एक ही नीडल बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं ना हमेशा स्टेराइज नीडल यूज़ करनी चाहिए। तो इन सब तरीक़ों से भी बेटा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HIV एंड हेपेटाइटिस बी हो सकती है। एक्सेप्ट जेनेटिकल हर्ब्स, HIV, हेपेटाइटिस बी completely curable if detected earlier and treated properly। अगर मतलब कि पहले ही आप पहचान कर लो इन डिजीजेस की तो ये सब सारी की सारी completely curable है। एक्सेप्ट जेनेटिकल हर्ब्स नहीं हो सकती, HIV एड्स नहीं हो सकती और हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकती, इसीलिए इनकी वैक्सीन लगाई जाती हैं फीटल स्टेज, ठीक है बेटा, इन्फेंट को। सॉरी, अब टाइमली डिटेक्शन, भाई समय पर डिटेक्शन कर लो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा दो STDs का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट कुड बी लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर और मोस्टली डेथ हो सकता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फिर आपके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएंगी, अबॉर्शंस हो सकते हैं, द फीमेल जो है उसमें अबॉर्शंस हो रहे हैं, स्टिल बर्थ मतलब बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है बेटा? अगर फीटल जो आपका ब्लास्टोसाइट है, अगर वो ब्लास्टोसाइट का जो अटैचमेंट यूटेराइन वॉल के एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं और हो जाए, मान लो फेलोपियन ट्यूब में अटैचमेंट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मोस्ट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी केसेस में फीमेल जब पार्सुरेशन होता है, डिलीवरी होती है, तो उस केस में फेलोपियन ट्यूब फट जाती है और फीमेल एंड द फीटस दोनों के दोनों डाई कर जाते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। इनफर्टिलिटी हो सकता है और इवन टू कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो सकता है कैंसर हो जाए, इनफर्टिलिटी मतलब कि आप आगे चाइल्ड बियर नहीं कर सकते हो, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। इन्फेक्शन ऑफ STD कैन बी प्रिवेंट, अब इसके इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं इसके इन्फेक्शन को। कैसे? अवॉइड करना बाई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना, यूज़ करना कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वो STDs को प्रिवेंट करता है। फिर गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर इन केस ऑफ अ डाउट ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको इनमें से कोई भी चांसेस लग रहे हैं तो भाई बेटा डॉक्टर के पास जाओ, अर्ली डिटेक्शन करवाओ, ताकि जल्द से डिटेक्शन होने पर आप इस चीज़ को क्योर कर सको। हाँ भाई, फिर है इनफर्टिलिटी, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का भी एक बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट है। अब इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? तो बेटा एक वर्ड होता है स्टेराइल, एक होता है इनफर्टाइल। स्टेराइल मतलब वो जो कभी भी चाइल्ड बियर नहीं कर सकते, वो होते हैं स्टेराइल। और इनफर्टाइल बेटा वो हैं जो कि चाइल्ड बियर तो कर सकते हैं, है कैपेबिलिटी, पर छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो ये प्रोसेस कर नहीं पा रहे, इस प्रोसेस को कहते हैं इनफर्टिलिटी। द कपल्स विच आर अनेबल टू reproduce children in spite of unprotected sexual cohabitation is known as infertile। मतलब अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कोहिबिशन भी नहीं हो रहा, फिर भी इनफर्टिलिटी है, मतलब फिर भी चाइल्ड बियर नहीं हो रहा। अगर मान लो कि मैरिज के 3 to 4 years बाद तक भी अगर फर्टिलिटी नहीं है
तो हो सकता है वो कंडीशन हो इनफर्टाइल की। द रीजन कुड बी मैनी फिजिकल या कॉन्जेंटिकल डिजीज हो सकता है कोई फिजिकल डिजीज हो, कॉन्जेंटिकल लंबे समय से कोई डिजीज चल रही हो, ड्रग्स के अब्यूज की हो सकता है इम्यूनोलॉजिकल या कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी में हो। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिस वजह से मेल में और फीमेल में ये इनफर्टिलिटी। ऐसा नहीं कि हमेशा कि भाई फीमेल में ही इनफर्टिलिटी होती है, ऐसा नहीं है, मेल में हो सकता है मेल का स्पर्म काउंट कम हो, स्पर्मियोजेनेसिस सही से नहीं हो रहा, हो सकता है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब कहीं से ब्लॉक हो, या ओव्यूलेशन के अंदर फॉलिकल कंप्लीटली ग्रो नहीं कर रहे हैं, हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं। तो ये कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं एक फीमेल या मेल के इनफर्टाइल होने के। पर थोड़े बहुत ऐसे बेटा हमारे पास ऑप्शंस हैं, हेल्प है, जो कि हम इन इनफर्टाइल कपल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको चाइल्ड बियर करवा सकते हैं। तो इनफर्टाइल कपल्स कैन बी असिस्ट टू हैव अ चिल्ड्रन थ्रू अ सर्टेन स्पेशल टेक्निक, जिसको हम लोग कहते हैं आर्ट, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज विच इंक्लूड। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम इन अनफर्टाइल कपल्स की हेल्प कर सकते हैं। क्या क्या टेक्निक्स है इसमें? एक है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक है GIF गिफ्ट, एक है IVF, एक है GIFT, एक है GIFT और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इम्प्लांटेशन, या चलो इंट्रा टेक्निक्स की बात हम तब करते हैं, IVF की बात करते हैं। चलो भाई पहले IVF है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बेटा इसको कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोलते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा पैदा हो गया, टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा बनाया है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, मेल पार्टनर की या डोनर की, इसमें क्या करते हैं IVF में जो मेल पार्टनर है, चलो फीमेल कर देते हैं, जो फीमेल पार्टनर है या डोनर है, हम क्या करते हैं उसकी फ्रेशली प्रिपेयर ओवम कलेक्ट करते हैं, और जो मेल पार्टनर है या डोनर है, डोनर भी हो सकता है बेटा, पढ़ी होगी आप लोगों ने फिल्म देखी होगी कि डोनर, ठीक है, मेल पार्टनर है या डोनर है, उसकी फ्रेशली प्रिपेयर स्पर्म कलेक्ट करते हैं, और इन दोनों चीज़ को पेट्री डिश में, एक ओवम और बहुत सारे स्पर्म्स को एक पेट्री डिश में रख देते हैं और वेट करते हैं कि वो स्पर्म क्या कर ले, ओवम के पास जाकर क्या कर ले बेटा, फर्टिलाइजेशन कर ले। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, फिर जब वो 8 सेल ब्लास्टोमर होगा तो हम उसका प्लांटेशन करवाएंगे बेटा फैलोपियन ट्यूब में, तो हम उसको फैलोपियन ट्यूब में प्लांट करेंगे। और अगर मोर देन 8 सेल ब्लास्टोमर है, 8 सेल से ज़्यादा है, तो बेटा उसका प्लांटेशन करवाया जाएगा यूट्रस में, ठीक है, उसका किस में करवाया जाएगा, यूट्रस में। तो इस टेक्निक में ये किया जाता है। तो क्या है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर विच इज कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी इसे कहते हैं। इसमें ओवम फ्रॉम अ वाइफ या डोनर या स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर कलेक्ट करते हैं और इंड्यूस करवाते हैं फर्टिलाइज इन लेबोरेटरी कंडीशन, लैब कंडीशंस में करवाते हैं। और जाइगोट अगर 8 ब्लास्टोमर का है तो उसको ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम जिफ्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब कि जो जाइगोट बना है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने, फैलोपियन ट्यूब पे, इसीलिए बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और एम्ब्रियो अगर 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा है तो उसे IUT कहते हैं, मतलब इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, अपने यूट्रस में ट्रांसफर किया है, ठीक है बेटा, इनटू द यूट्रस टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट, फिर बिल्कुल वही डेवलपमेंट होती है। तो किसके लिए अपनाया जाता है, ये उनके लिए अपनाया जाता है जिनके मेल्स में मोस्टली स्पर्म काउंट कम है, तो उनकी स्पर्म जो है वो नहीं पहुंच पा रही, या फीमेल की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो उनके लिए IVF मेथड अपनाया जाता है। फिर देखिए गिफ्ट दिखा रखा है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब एक आपने पढ़ा जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में, अब मान लो कि सारी कंडीशन ठीक है पर ना गैमेट नहीं फॉर्मेशन हो पा रहा, गैमेट फॉर्मेशन में दिक्कत है फीमेल बॉडी में, तो हम क्या करते हैं उस फीमेल बॉडी में हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर ओवम जो है कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डोनर से कलेक्ट करते हैं,
और ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर एक फीमेल की बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, डोनर फीमेल की बॉडी में से गैमेट निकालकर उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको कहते हैं जिफ्ट या सॉरी गिफ्ट। गिफ्ट दिया ना फीमेल को, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ गैमेट कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू अ फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु डू नॉट प्रोड्यूस ओवम। फिर एक है ICI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऐसे नाम दिया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मान लो भाई ओवम है अपने पास, हमने इंजेक्शन में भरा स्पर्म, और स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया। भाई ये रही आपकी ओवम, दिस इज द ओवम, एंड भयंकर सा इंजेक्शन बना देते हैं, ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन की नीडल है, इससे क्या पास कर रहे हैं हम, इससे हम इसके अंदर पास कर रहे हैं स्पर्म। तो बेटा सुई ली, सुई से ओवम की बॉडी, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को पास कर देना, इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये कब किया जाता है, जब मेल की स्पर्म मोटिलिटी बहुत पुअर हो। कब करते हैं, जब मेल स्पर्म मोटिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो, मतलब कि भाई स्पर्म चल फिर ही नहीं पा रही है तो हम पहुंचाते हैं उसको। तो स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर फॉर एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू दी ओवम। इसमें डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं, और IVF में सिर्फ रख देते हैं पेट्री डिश में, वो खुद जाती है फर्टिलाइजेशन करने, यहाँ पे तो हम खुद करवा रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखो आर्टिफिशियल मतलब हम, इंसेमिनेशन करवाना। देखो इनफर्टिलिटी केस इन विच मेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म, नहीं वो कर पा रहा भाई वो हेल्दी स्पर्म का प्रोडक्शन, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं टेक्निक, सीमन कलेक्ट करते हैं डोनर पार्टनर से आर्टिफिशियली और फीमेल के वजाइना में या यूट्रस में डाल देते हैं। मेल पार्टनर से स्पर्म कलेक्ट की और फीमेल के वजाइना यूट्रस में पास कर दी, जिसको हम कहते, अगर यूट्रस में की तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और वजाइना में हुआ तो सिंपल फीमेल में करते हैं। इस तरीके से उसमें हमने क्या करवाया, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मेल बॉडी में से स्पर्म फीमेल बॉडी में ना, मेल बॉडी नहीं कर पा रही तो हमने डोनर के थ्रू करवा दिया ये, इसीलिए हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अब हमने जो भी पढ़ा, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीशन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। तो भाई इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए ना, हम तो नहीं कर सकते कि चलो भाई आज हम करके देखते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं होगा बेटा, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और एक्सपेंसिव मेथड भी बहुत ज़्यादा भाई महंगा है, सस्ता नहीं है, तो ये सब चीज़ इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। देयरफॉर देयर बेनिफिट्स आर लिमिटेड टू सर्टेन कंट्रीज एंड पीपल, इसलिए कुछ ही लोग इसका बेनिफिट उठा पाते हैं, सबके पास पैसा नहीं है, सब नहीं उठा पाते। गेटिंग माई पॉइंट। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर ऑल्सो प्रिवेंट द अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। अब कुछ इमोशनल, रिलीजियन फैक्टर्स है बेटा जो कि प्रिवेंट करते हैं अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड, मतलब कि वो इस मेथड को अडॉप्ट कहते हैं, अरे नहीं भाई किसी डोनर पार्टनर से लेंगे, गलत है भाई ये तो कुछ ऐसे भी आज भी मतलब हमारे देश में लोग हैं जो इन मेथड्स को अब अडॉप्ट करने से हिचकिचाते हैं, दूर रहते हैं। ठीक है, चलिए सो चैप्टर ओवर हो चुका है, क्वेश्चंस की बारी आ गई। चलो, द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, कौन सी फीमेल्स में करते हैं ये, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, या तो वही है जिसमें ओवम प्रोड्यूस होता है तो गैमेट पास कर रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, तो जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती उन फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है। देन अ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, स्टेरिलाइजेशन मतलब काटना, लूप नहीं तो ये तो ट्यूबेक्टोमी है, किस केस का, फीमेल वाले केस का। MTP क्या होता है, इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको आप इंड्यूस अबॉर्शन भी कह सकते हैं। फिर प्रोगेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज मीन्ड फॉर व्हाट, अगर प्रोगेस्टेरॉन है भाई कॉन्ट्रासेप्टिव में तो क्या करता है, वो चेकिंग करता है ओव्यूलेशन की, नहीं, प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन, या प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, या प्रिवेंट करता है क्लीवेज। प्रोगेस्टेरॉन डालने से क्या करता है, वो चेकिंग ऑफ ओव्यूलेशन या प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन करता है, ओव्यूलेशन को रोकता है। ठीक है बेटा। फिर अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, गिफ्ट नहीं, IUDs,
इंट्रायूटराइन डिवाइस, दीज आर दी मेथड्स ऑफ दी। IVF और ET क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये तो नहीं होगा ना बेटा। और IUF HGF क्या है? तो ये सारे के सारे आपके बेटा ये फर्टाइल मेथड, ये इनफर्टिलिटी मेथड्स हैं सारे के सारे। आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा मेथड जो बर्थ कंट्रोल करता है, तो वो एक ही IUD इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, जिसमें नॉन मेडिएटेड कॉपर रिलीजिंग या हार्मोन रिलीजिंग आ सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका एक चैप्टर खत्म एंड आपकी फर्स्ट यूनिट भी खत्म। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अच्छा लगे तो यार लाइक भी कर देना वीडियो को, और कमेंट में बताना कि और कैसे इम्प्रूव करें, अच्छा लगा नहीं लगा आपको, क्वालिटी अच्छी लगी नहीं लगी, या अगर आपको और भी कुछ आपको बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, स्टडीज़ को बूस्टर कीजिए। स्टडीज़ के लिए सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, सपना पूरा करना है। ओके बच्चों, तो बाय बाय बाय, जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू।